नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष बुलेटिन खबर तो समझिए। और आज सबसे पहले बात करेंगे होलिका दहन की। भारतीय संस्कृति इतनी सशक्त है कि यहाँ हर पर्व त्योहार परंपरा की अपनी खूबसूरती है और अपना रीति रिवाज भी, और उसका एक संदेश भी है। होली से ठीक पहले होलिका दहन मनाने की खास परंपरा सदियों से चली आ रही है। ये परंपरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। लिहाजा हर साल लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ पूजा पाठ करते हैं और होलिका दहन मनाते हैं। लेकिन इस बार होलिका दहन मध्य रात्रि का मुहूर्त है। लिहाजा राजधानी पटना में होलिका दहन की तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी है। रात 12 बजे होलिका दहन होगा और उसके ठीक पहले लोगों ने विधि विधान के साथ होलिका की पूजा की। पटना के बोरिंग रोड में होलिका दहन की तैयारी का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। रंगों का त्यौहार होली के पहले होलिका दहन मनाया जाता है और इसकी तैयारी पटना में चल रही है। और होलिका दहन जो अभी तक जानकारी मिल रही है कि 12 बजे रात के बाद होलिका दहन होगा, लेकिन उसके पहले जो पूजा पाठ का कार्यक्रम होता है वो तमाम चीजें चल रही हैं। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के बोरिंग रोड चौराहे की, जहाँ पे पंडित जी हैं, जो पूजा पाठ भी हो रहा है, महिलाएं भी हैं यहाँ पर पहुंची हुई हैं। और होलिका दहन की लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है। और चूंकि इस बार होली 2 दिन बताया जा रहा है, 18 और 19 तारीख को, ठीक उसके पहले 17 तारीख को 12 बजे रात के बाद होलिका दहन की तैयारी की जा रही है। और इस वक्त तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। बस इंतजार है कि 12 बजे का समय गुजरे और उसके बाद होलिका दहन किया जाएगा। और इस वक्त पटना के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मैम, तैयारी हो गई पूजा पाठ? हाँ, पूजा पाठ की पूरी तैयारी हो गई। अच्छा, होलिका दहन के बारे में आपको क्या जानकारी? 12 बजे रात के बाद ही नाच हो रहा है? 10 बजे सुना है, अभी तो कोई बोल रहा था 10 बजे जलेंगे, वैसे 12 बजे के बाद का टाइम है। तो होली आप लोग कब मना रही है? हम लोग तो अभी शायद कल मना रहे हैं। अच्छा, कल ही वैसे वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, जब वो खेलेगा तभी होली है हमारी। इसमें भ्रम की स्थिति होगी 18, 19, 18, 19। तो बहुत सारे हैं, बट वैसे शायद कल मना रहे हैं। हम लोग ये होलिका की पूजा करते हैं, तो जो भी कुछ सामान बनाते हैं वो चढ़ाया जाता है और पहला रंग भगवान को चढ़ाया जाता है। तो आज से शुरू हो जाता है। 12 बजे के बाद होलिका दहन होगा, तो कुछ लोग 18 तारीख को भी होली मना रहे हैं और कई जगहों पर लोग 19 तारीख को भी होली मना रहे हैं। तो उसके पहले पटना में होलिका दहन की पूरी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और चलिए अब खबर तो समझिए कि होली से एक दिन पहले होलिका दहन आखिर क्यों होता है। होलिका दहन में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। राक्षस राजा हिरण्यकश्यप और उसके पुत्र प्रहलाद की कहानी से ये त्योहार जुड़ा है। हिरण्यकश्यप जिस राक्षस राजा के रूप में जाना जाता है, भगवान विष्णु का एक बड़ा दुश्मन था। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। हिरण्यकश्यप को ये पसंद नहीं था। उसने अपनी बहन यानी कि होलिका से मदद मांगकर अपने ही बेटे को मारने तक का फैसला कर लिया। और होलिका के पास एक ऐसा वस्त्र था जो आग में नहीं जल सकता था। होलिका ने प्रहलाद को अपने साथ अग्नि में बैठने के लिए पहले तो राजी किया, और जैसे ही आग जली, प्रहलाद ने भगवान विष्णु से उसकी रक्षा करने और उसे सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। और इस दौरान भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद की जान बच गई और होलिका उसी अग्नि में जलकर खाक हो गए। और तभी से होलिका दहन मनाने की ये परंपरा है। लेकिन इन सब के बीच एक संशय ये है कि होली कल है या फिर परसों, क्योंकि 18 मार्च की रात 12 बजे के बाद शुभ मुहूर्त है। ऐसे में कुछ लोग होली 19 मार्च को मनाएंगे। हालांकि कुछ लोग रंगोत्सव के लिए 18 मार्च को सही तिथि मान रहे हैं, क्योंकि रंगों की होली प्रतिपदा तिथि में खेली जाती है। ऐसे में दोनों ही दिन इस बार होली का त्योहार मनाया जाएगा। और अब बात सीएम नीतीश कुमार की नई यात्रा की। आपने नीतीश कुमार को कई यात्राएं करते देखा है, लेकिन आजकल नीतीश एक ऐसी यात्रा पर हैं जिसका आधिकारिक नाम तो नहीं है, लेकिन वो सीधा सीएम के दिल से जुड़ा है। बाढ़ के बाद नालंदा पहुंचे नीतीश कुमार ने एक बार अपने पुराने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनकर उन्हें दूर करने का भरोसा भी दिलाया। पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए।
लोगों पर होली की खुमारी चढ़ चुकी है। कोई रंगों में सराबोर है तो कोई मिट्टी वाली परंपरा के साथ पूरे होलियाना मूड में है। लेकिन इन सब से दूर सीएम नीतीश कुमार नालंदा में अपने पुराने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और उनकी बातें सुन रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार बाढ़ के बाद बुधवार को नालंदा पहुंचे, जहां उन्होंने थरथरी, चंडी, नगरनौसा प्रखंड में लोगों से मुलाकात की। कार्यक्रम के दौरान कई लोगों ने अपनी शिकायतें भी मुख्यमंत्री के पास पहुंचाईं, जिन्हें दूर करने का सीएम नीतीश कुमार ने भरोसा दिलाया। अभी तो चूंकि हम घूम रहे हैं व्यक्तिगत रूप से घूम रहे हैं, कोई सरकारी तौर पर नहीं, लेकिन चुनाव अगर नहीं हुआ होता, अगर वो समय मिल गया होता जो हमने तय किया था, तब तो फिर सरकारी तौर पर भी एक एक तरह का इंतजाम रहता और हर चीज को तो आज भी हमने घूम करके सब लोगों की समस्या जानने का प्रयास किया है। आप लोगों से मिले हैं और चल रहे हैं सवेरे और देख रहे हैं कि हम लगातार इधर हो रहे हैं, तो चौंका ना है हमारा। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 मार्च से 7 अप्रैल तक नालंदा के सभी प्रखंडों का दौरा करेंगे और इसी तरह जेडीयू कार्यकर्ताओं से मिलते रहेंगे। शनिवार को यानी 12 मार्च को सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ का दौरा किया था। वहां भी उन्होंने अपने पुराने साथियों से मुलाकात की थी। बाढ़ में सीएम ने साफ तौर पर कहा था कि वो 17 साल के शासन के बाद नई पीढ़ी के लोगों से मुलाकात करने के लिए आए हैं। लेकिन मेरे मन में होता था कि जब इतना दिन हम आपके बीच में आते जाते रहे और सब कहीं रास्ता नहीं पैदल चलते थे, तो एक बार मेरे मन में था कि भाई हम तो सेवा कर ही रहे हैं बिहार की, लेकिन एक बार अपने पुराने लोगों के इलाके में जाएंगे, सबको नमस्कार करेंगे। अब नई पीढ़ी के लोग हैं, देख करके हमको कितना बढ़िया लग रहा है। बच्चे को, बच्चियों को बड़ी खुशी है। नीतीश कुमार समय समय पर यात्रा पर निकलते रहते हैं, लेकिन संभवतः ये पहला मौका है जब नीतीश कुमार एक ऐसी यात्रा पर है जिसमें नीतीश कुमार अपने उन कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों से उनके पास जाकर मुलाकात कर रहे हैं जिनसे उनकी मुलाकात नहीं हो पाती है। हालांकि इस यात्रा का कोई आधिकारिक नाम नहीं दिया गया है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब खबर तो समझिए। नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जो लोगों के बीच रहते हैं और रहना पसंद भी करते हैं, जमीनी हकीकत से रूबरू होते हैं और यात्राओं के जरिए ही नीतीश कुमार लोगों से मिलते जुलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सीएम का समाज सुधार अभियान अभी भी लगातार जारी है, जिसके जरिए वो समाज सुधारने की पहल कर रहे हैं और इस बार नीतीश अपने पुराने साथियों से मिलजुल कर, उनसे बातचीत कर, उनसे और ज्यादा जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इससे लोगों से उनकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जमीनी तौर पर और ज्यादा पता चलेगा क्या कुछ आसपास हो रहा है और साथ ही जेडीयू का संगठन भी और ज्यादा मजबूत होगा। हालांकि बिहार में अभी 24 विधान परिषद सीटों पर चुनाव होने हैं और उसके लिए चुनाव आयोग ने सख्त तौर पर अधिसूचना जारी कर दी है, ताकि इसके कारण आचार संहिता भी लगा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच मुख्यमंत्री ने इसे निजी कार्यक्रम घोषित कर रखा है और इस यात्रा के दौरान कोई बड़ा आयोजन नहीं किया जा रहा। मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि लोगों से और भी ज्यादा जमीनी तौर पर जुड़ा जा सके और होलियाना माहौल है, लिहाजा सियासत में भी बयानों को गुब्बारे भी खूब फट रहे हैं। इन दिनों पूर्व सीएम राबड़ी और मंत्री अशोक चौधरी आमने सामने हैं। मामला आचार समिति तक पहुंच चुका है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट के माध्यम से समझिए। हम अपमानित हुए तो पूरा बिहार के महिला अपमानित हुई। उम्र में बड़ी हैं, उनके मुख्यमंत्रित्व में रहे हैं हम राज्य मंत्री, तो हम उनको सम्मान करते हैं। होली से पहले राबड़ी देवी और अशोक चौधरी के बीच बयानों की ऐसी पिचकारी चली है कि मर्यादा बेरंग होती दिख रही है। 15 मार्च को विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अशोक चौधरी पर अमर्यादित शब्दों का रंग फेंक दिया, जिसके बाद अशोक चौधरी भी लाल पीले हो गए। हम पढ़ी लिखी नहीं है तो कहता अनपढ़ है। कानून जानती है, ये अशोक चौधरी के क्या नाम है।
कि कानून जानती हैं आप अनपढ़ है, पढ़ा लिखा तो ये नहीं है तो कानून कहाँ से जानेंगे हम, वो ज़्यादा जानते हैं। अब महिला के कहता है सशक्तिकरण, महिला का हम इतना दे रहे हैं तो महिला की अपमान है, पूरे बिहार के महिला के अपमान है। सदन में हम अपमानित हुए तो पूरे बिहार के महिला अपमानित हुई। दलाली शब्द का प्रयोग किसके लिए कहा कि दलाली मत करिए, इसका मतलब कि मैं दलाली कर रहा हूँ। किसकी दलाली कर रहा हूँ? एक ईमानदार और सच्चा आदमी जो बिहार को बनाने में लगा हुआ है। और आप किसको कह रहे हैं? एक महादलित को। और मेरे बगल में जमा खान खड़े थे, क्योंकि उन्होंने नाम तो लिया नहीं, लेकिन हम दोनों की तरफ इंकित करके बोल रहे थे। तो हम ही दोनों, एक महादलित और एक अल्पसंख्यक। और उन्होंने दूसरी बात क्या कही? लात जूता खा करके आप लोग उधर सरकार में बने रहिए, उधर बने रहिए। तो ये शब्द जो है वो असंसदीय है। अशोक चौधरी पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के मामले को अब विधान परिषद की आचार समिति देखेगी। कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने मंत्री अशोक चौधरी की शिकायत पर मामले को आचार समिति के पास भेज दिया है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब खबर तो समझिए, राबड़ी देवी की मुश्किल बढ़ सकती है। आपत्तिजनक टिप्पणी का सीधा असर उन पर पड़ सकता है और ये मामला अब परिषद की आचार समिति देखेगी। अशोक चौधरी की शिकायत पर मामले को आचार समिति भेज दिया गया है। बिहार विधान परिषद की आचार समिति सदन के सदस्यों की आचरण और उनके बर्ताव को लेकर नियमन तय करती है। राबड़ी देवी ने सरकार पर महिलाओं के अपमान तक का आरोप लगाया है और इसके साथ ही नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर ऐतिहासिक कई तरह के फैसले लिए हैं और शराबबंदी से लेकर साइकिल योजना तक महिला के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। ऐसे में इन तमाम बयानों से राबड़ी देवी घिरती हुई नजर आ रही है। और अब बात रामायण यूनिवर्सिटी की। बिहार में रामायण यूनिवर्सिटी खोलने की तैयारियां की जा रही है। पटना के महावीर मंदिर की ओर से रामायण यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। रामायण यूनिवर्सिटी का उद्देश्य भारत की अनमोल विरासत और समृद्ध संस्कृति से नई पीढ़ी को अवगत कराना है। नालंदा विश्वविद्यालय और बोध गया जैसे ज्ञानपीठों के जरिए पूरी दुनिया में ज्ञान की गंगा बहाने वाला बिहार एक बार फिर अपनी समृद्ध ज्ञान विरासत की धारा पूरे विश्व में प्रवाहित करने के लिए तैयार है। पटना के महावीर मंदिर ने वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय खोलने का फैसला किया है, जहां संस्कृत और व्याकरण के अलावा दूसरे विषयों की भी पढ़ाई होगी। विद्यार्थियों को न सिर्फ कर्मकांड और प्रवचन की शिक्षा दी जाएगी, बल्कि उच्चतर अध्ययन और शोध की भी व्यवस्था होगी। रामायण यूनिवर्सिटी की सबसे खास बात यह है कि इसके लिए सभी तरह का खर्च महावीर मंदिर न्यास समिति की ओर से किया जाएगा। रामायण यूनिवर्सिटी में वाल्मीकि रामायण को केंद्र में रखकर गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस के अध्ययन को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही अन्य भारतीय भाषाओं के अलावा दक्षिण पूर्व एशिया में बोली जाने वाली सभी तरह की भाषाओं में रामायण पर अध्ययन और शोध की व्यवस्था होगी। रामायण विश्वविद्यालय में रामायण, गीता, महाभारत के अलावा वेदों और पुराणों पर शोध कार्य संपन्न होगा। महावीर मंदिर न्यास समिति की माने तो इस विश्वविद्यालय में कर्मकांड के अलावा ज्योतिष, योग, आयुर्वेद और प्रवचन के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाएगी। रामायण विश्वविद्यालय में संस्कृत व्याकरण की पढ़ाई में महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी, पतंजलि कृत महाभाष्य और काशिका वृत्ति की भी पढ़ाई होगी। रामायण विश्वविद्यालय में डिग्री कोर्स में स्नातक स्तर पर शास्त्री की डिग्री दी जाएगी, जबकि स्नातकोत्तर के लिए आचार्य, पीएचडी के लिए विद्यावारिधि और डीलिट के लिए विद्या वाचस्पति की डिग्री प्रदान की जाएगी। डिप्लोमा कोर्स करने वाले विद्यार्थियों को रामायण शिरोमणि का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। साथ ही 6 माह का सर्टिफिकेट कोर्स करने वालों को रामायण पंडित का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। महावीर मंदिर न्यास समिति ने बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2013 के अंतर्गत विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव शिक्षा विभाग को दिया है। महावीर मंदिर की ओर से इसके लिए 10 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट भी
शिक्षा विभाग को दिया गया है। विश्वविद्यालय में एक भव्य और आकर्षक पुस्तकालय का भी निर्माण कराया जाएगा। रामायण विश्वविद्यालय के लिए वैशाली जिले के इस्माइलपुर गांव में 12 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है, जिसमें विश्वविद्यालय के मुख्य भवन के अलावा शैक्षणिक भवन और बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। इस विश्वविद्यालय में साल 2024 से पढ़ाई शुरू किए जाने की संभावना है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। और महावीर मंदिर न्यास समिति के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि रामायण यूनिवर्सिटी में राम की जीवन मूल्यों की पढ़ाई होगी, साथ ही शोध कार्य भी किया जाएगा। हम बात कर लेते हैं कि महावीर मंदिर न्यास समिति ने आखिरकार रामायण विश्वविद्यालय खोलने का जो फैसला किया है, इसके पीछे जो बड़ी सोच है वो क्या है। महावीर मंदिर न्यास समिति रामायण विश्वविद्यालय खोलने की पहल कर रहा है, इस सोच के पीछे कौन महत्वपूर्ण कारक है, क्या? ऐसा है, महावीर जी यानी हनुमान जी का चरित्र सबसे अधिक विकसित है वाल्मीकि रामायण में। तो आपको विश्वास नहीं होगा, 3000 श्लोक हैं महावीर जी के विक्रम के बारे में। तो बहुत दिनों से हम लोगों की इच्छा थी कि एक रामायण विश्वविद्यालय खुले, ताकि लोग राम जी का चरित्र, सीता जी का चरित्र, हनुमान जी का चरित्र विशेष रूप से जाने। लेकिन वो कुछ एक्ट जो बना था, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट, उसमें कुछ विरोधाभास के चलते आगे बात बढ़ नहीं रही थी। तो बीच का एक रास्ता निकाला गया और उसी के अनुसार हम लोगों ने सोमवार को 10 लाख रुपए भी जमा करके समीक्षा के लिए उनके पास दे दिए हैं। जब हमको अनुमति मिल जाएगी तो हम लोग वहाँ विश्वविद्यालय बनाना शुरू कर देंगे। इसमें जो शिक्षक की भूमिका में होंगे, कौन से लोग होंगे जो वहाँ पर अध्यापन का काम करेंगे? एक तो जिन लोगों के पास रामायण का ज्ञान होगा, विशेषकर वाल्मीकि रामायण, संस्कृत के में जो रामायण है उनका। दूसरा, मानस के भी जो लोग ज्ञाता हैं, विद्वान के रूप में प्रवचन करता विद्वान कम होते हैं, जो मानस के ज्ञाता हैं, विद्वान हैं, उनकी आवश्यकता होगी। इसके अलावा जो भारतीय भाषाओं में राम कथा है वो भी हम लोग ढूंढेंगे। जैसे कम रामायण है तमिल में, बांग्ला में है, सभी भाषाओं में है, तो उनका ढूंढेंगे। फिर साउथ ईस्ट एशिया में जितने देश थे मध्यकाल में, हर एक देश में रामायण की रचना हुई, आज भी वो उपलब्ध है। तो उसके भी जो कोई साउथ ईस्ट एशिया के विद्वान होंगे उनको भी हम लोग लेंगे। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।